अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बच्चों। आज हम मोमेंटम इन द टर्म ऑफ फोर्स के बारे में बात करेंगे। कल हमने सिंधी में एक लेक्चर डिलीवर किया हुआ था और आज हम बात करते हैं सेम उर्दू में लेक्चर डिलीवर करेंगे। मोमेंटम इन द टर्म ऑफ फोर्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो मैंने एक टर्म लिखा हुआ है यहाँ पर मोमेंटम इन द टर्म ऑफ फोर्स, इसे आप इम्पल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इस मोमेंटम इन द टर्म ऑफ फोर्स को आर करके हम यहाँ पर इम्पल्स भी कहते हैं, इम्पल्स। अब बच्चे ये पूछते हैं कि भाई ये इम्पल्स कौन सी चीज है और ये इम्पल्स के बारे में हम क्या पढ़ते हैं। इम्पल्स का मतलब ये होता है कि कोई हम एक लार्ज अमाउंट में फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई करें तो उस बॉडी में जो चेंज आएगी वो लिटिल बिट आएगी। अब मेरे सामने एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है जिसका मास कुछ 10,000 किलोग्राम होगा से सपोज। अब मैं अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ उस पत्थर को हटाने की कोशिश करूंगा तो वो पत्थर में जो चेंज आएगी, अब उसमें एक लिटिल बिट चेंज आएगी, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए चेंज आएगी, उसे हम नाम देते हैं इम्पल्स का। और इम्पल्स के लिए हमने एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी लिखी हुई है यहाँ पर फॉर यूर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। चेंज इन मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू द फोर्स मल्टीप्लाइड विथ द टाइम इंटरवल दैट वाज अप्लाइड टू दैट बॉडी। मतलब यहाँ पर ये हो गया कि भाई अब ये एक पत्थर पड़ा हुआ है, अब इस पत्थर में कोई ना कोई मास होगा, इस पत्थर को एक मास भी, अब इस पत्थर का जो मास है वो एक अननोन है, पता नहीं है हम इस पत्थर की जो मास है वो कितनी है, ये कितना भारी है या ये कितना ऐसा ही बोलेंगे कोई एक छोटा सा पत्थर है। लेकिन हम इसे डिफाइन कैसे करते हैं भाई, यहाँ पर हमने एक इसकी सॉल्यूशन के लिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई कंसीडर करें a body of mass m moving with initial velocity vi। अब ये पत्थर पहले तो ये रेस्ट में था, अब ये रेस्ट में था तो इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही थी, एक नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स और एक एक्शनल फोर्स जिसे हम वेट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। ठीक हो गया। अब जब मैं यहाँ पर इस पत्थर पे एक फोर्स एक्ट करूंगा तो ये पत्थर किसी ना किसी इनिशियल वेलोसिटी से मूव करेगा। अब ये पत्थर जैसे ही ये मूव करता यहाँ पर आकर पहुंचेगा तो यहाँ पर हम इसकी कैलकुलेट करते हैं फाइनल वेलोसिटी। अब इस पत्थर में पैदा हुई मोशन, पत्थर में मोशन किस लिए पैदा हुई, वो इसलिए क्योंकि हमने इस पत्थर के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट की। जैसे ही हमने इस पत्थर के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट की तो इस पत्थर में एक्सीलरेशन भी पैदा हुई। क्यों एक्सीलरेशन पैदा हुई कि इसकी जो वेलोसिटी हुई वो वेलोसिटी यहाँ पर चेंज हो गई। पहले इसकी वेलोसिटी से सपोज भाई 2 मीटर पर सेकंड से ये पत्थर मूव कर रहा था, जैसे हमने एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट की तो इसकी जो वेलोसिटी में चेंज आ गई वो हो गई 5 मीटर पर सेकंड। मतलब इसकी वेलोसिटी में जैसे ही चेंज आती है वहां पर पैदा होती है एक्सीलरेशन और ये पत्थर फ्रॉम ए टू बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए इस पत्थर को टाइम भी लगा जिसको हम सेकंड, जिसका हम यूनिट सेकंड लिखते हैं। अब यहाँ पर यही बात कर रहा है और आपको ये स्टेटमेंट में ये बताने जा रहे हैं कि भाई कंसीडर करें कि a body of mass m moving with initial velocity vi, a force F is x on the body to produce an acceleration, therefore final velocity after time t is vf। कुछ टाइम के बाद अब इस पत्थर की जो फाइनल वेलोसिटी vf होगी वो हमने vf लिखा। अब यहाँ पर आपने एक नोट कर देना है कि हमें ये मालूम है कि भाई मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट लेते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी करते हैं। मतलब ये हुआ यहाँ पर कि भाई जो यहाँ पर मोमेंटम है वो प्रोडक्ट है किस चीज का, मास का और वेलोसिटी का। मास तो ऑलरेडी इस पत्थर में था अपना, लेकिन जैसे हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की तो इसमें एक वेलोसिटी पैदा हुई। ठीक हो गया। अब
मास को यहां पर हम कांस्टेंट रखते हैं, मतलब कांस्टेंट इसलिए लेते हैं कि ड्यूरिंग मोशन ना मास इंक्रीज होता है ना मास डिक्रीज होता है, ना ही उसमें किसी किस्म का कोई चेंज वगैरह भी आती है, मतलब मास बिल्कुल रिमेन सेम रहता है, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात हो गई कि भाई जो यहाँ पर मोमेंटम पैदा हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, वेलोसिटी के साथ। वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम भी कम हो जाएगा, ये मैंने कल भी आपको प्रूफ करके दिखाया हुआ था। ओके, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। अब यहां पर जो मोमेंटम पड़ी हुई है वो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई वेलोसिटी से। अब हमें ये तो मालूम है कि जो इनिशियल मोमेंटम होती है वो बराबर होगी mv1 से, या mvi करेंगे जैसे हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, ठीक। मतलब इनिशियल मोमेंटम इस बॉडी में जो पैदा हो रहा था वो mv1 हो रहा था, लेकिन फोर्स लगने के बाद इसमें मोमेंटम में चेंज आ गई, तो यहां पर जो फाइनल मोमेंटम हो गया वो अब आएगा mvf। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया। अब चेंज इन मोमेंटम की जब हम बात करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम किस तरह डिफाइन करते हैं, वी नो दैट डेल्टा p इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम को हम माइनस करेंगे। मतलब हमें फाइंड यहां पर करनी है चेंज इन मोमेंटम के भाई चेंज इन मोमेंटम कितनी आ रही है, अब यहां पर मोमेंटम में कितनी तब्दीली आई है, तो हम यहां पर फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करेंगे। जैसे ही हम माइनस करेंगे तो वहां पर हमें चेंज इन मोमेंटम का पता होगा। अब यहां पर मैं इक्वेशन लिख लेता हूं भाई, डेल्टा p इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करेंगे। अब जैसे ही आप यहां पर फाइनल से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करते हैं तो आपको पता होगा कि वहां पर कौन सी चीजें आएंगी। ओके, अब फाइनल मोमेंटम का वैल्यू यहां से हम यहां पर पुट करेंगे, इनिशियल मोमेंटम का यहां से वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा p इज इक्वल्स टू pf किसके बराबर है, यहां पर pf की जगह पर आप लिखेंगे mvf, माइनस की जगह पर आपने माइनस सेम ही लिख देना है, और pi की जगह पर आप यहां पर पुट करेंगे mvi। क्लियर हो गया। मतलब डेल्टा p हमें फाइंड करनी है, डेल्टा p को फाइंड करने के लिए हम फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करेंगे, एंड वी नो दैट फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू mvf। यहां पर डिफरेंस फाइंड करना है तो डिफरेंस की सिंबल, डिफरेंस का मतलब माइनस। अब बच्चे यही पूछेंगे अब डिफरेंस कहां से आ गया, डिफरेंट का भी वही मतलब होगा, मतलब हम वहां पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। किन चीजों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चा, यहां पर बच्चों हम फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर। अब यहां पर हमें फाइंड करना है डेल्टा p इज इक्वल्स टू f इनटू t, मींस चेंज इन मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, जो यहां से हम इक्वेशन को प्रूव करेंगे। ओके, अब इन दोनों में से कॉमन मास लेते हैं। नाउ टेक मास इज कॉमन। मास को जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी डेल्टा p इज इक्वल्स टू मास हो गया यहां पर कॉमन, उसके बाद आपका जो सिर्फ बचेगा वो बचेगा vf माइनस vi। ये भी क्लियर हो गया। यहां पर मास को हमने कॉमन लिया, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ vf माइनस vi को अंदर ब्रैकेट में हमने पुट कर लिया। ओके, मैं यहां से थोड़ा ट्रेस कर लूं, देखें। अब यहां पर डेल्टा p इज इक्वल्स टू mvf माइनस vi हो गया। नाउ यू शुड टेक t
ऑन बोथ साइड। अब इन दोनों में आप टाइम को डिवाइड करेंगे, डिवाइड टी, नाउ टेक आर डिवाइड, नाउ डिवाइड टी ऑन बोथ साइड। टाइम को आप इन दोनों के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल्स टू एम आपका रिमेन सेम रहेगा, उसके बाद वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा टी। इज दैट क्लियर? मतलब सिर्फ इस इक्वेशन में हमने टी को बोथ साइड डिवाइड करवाया। अब ये आपका हो गया डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल्स टू एम वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। जी हाँ बिल्कुल। अब आप यहां पर एक और इक्वेशन का सोच रहे हैं। वी नो दैट अबाउट द एक्सीलरेशन, we know that acceleration is equals to vf minus vi divided by t, जो vf minus vi upon t ऑलरेडी मौजूद है, तो हम vf minus vi divided by t की जगह पर a को लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी डेल्टा p डिवाइडेड बाय t इज इक्वल्स टू m रिमेन सेम हो गया, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपके पास बचेगी a। मतलब इस vf minus vi divided by t को हम इक्वल लेते हैं a से, तो इसकी जगह पर हमने पुट कर लिया a को। नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकंड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आपने पढ़ा हुआ है कि भाई F जो होती है वो इक्वल होती है ma के। मींस फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन, ऑलरेडी ma यहां पर पढ़ा हुआ है, तो ma की जगह पर हम F पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी अब डेल्टा p डिवाइडेड बाय t इज इक्वल्स टू, यहां पर आपका हो जाएगा ma की जगह पर आप f को पुट अप करेंगे। अब देखिए यहां पर टाइम डिवाइड करा है, इसको हम यहां से शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी डेल्टा p इज इक्वल्स टू f इनटू टाइम, हेंस इट इज प्रूव्ड। तो यहां पर हमें मालूम हुआ, देखो ये इक्वेशन डेल्टा p इज इक्वल्स टू f इनटू t ये हमने यहां पर कैसे हासिल की, यहां पर हमें मालूम हो गया कि भाई जो चेंज इन मोमेंटम होती है वो इक्वल होती है फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी विथ टाइम के साथ। मतलब टाइम लगेगा, अब किसी चीज के ऊपर आपने जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो उस बॉडी में कितनी चेंज आएगी, मोमेंटम में कितनी चेंज आएगी, तो फोर्स और टाइम को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डेल्टा p के बारे में पता चल जाएगा। अब यहाँ पर कुछ आप सेफ्टी डिवाइसेस भी देख सकते हैं, साइड में आपको सेफ्टी डिवाइसेस भी आपको नजर आ रहे होंगे, जिसमें स्टायरोफोम हो गया, वर्क हेलमेट हो गई, उसके साथ साथ बाइक हेलमेट हो गई। इन चीजों को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इन सेफ्टी डिवाइसों को हम इसलिए ही इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हमारी बॉडी में जो चेंज आए वो एक लिटिल बिट चेंज आए। अब यहाँ पर अब कुछ जापानीज गाड़ियों में आप लोगों को एयर बैग दिया गया है। एयर बैग देने का मकसद क्या है? वो इसलिए देते हैं ताकि हमें कोई नुकसान ना हो। भले ही आपकी गाड़ी खत्म हो जाएगी, लेकिन इंसान की जो जिंदगी होती है वो गाड़ी से बढ़कर होती है, इसलिए। और आप ये मेरी बात नोट कर लें, एयर बैग्स आपको डैशबोर्ड में भी, फ्रंट सीट के डैशबोर्ड में लगा होगा और स्टीयरिंग में भी होता है। तो वो एयर बैग ऐसे ओपन नहीं होता, उसके लिए एक कंडीशन रखी हुई होती है। वो कंडीशन ये होती है कि आप लोगों को सीट बेल्ट टाइट कर देना है वहां पर। अगर आप लोग वहां पर अपना सीट बेल्ट टाइट कर देंगे, देन यू शुड सर्वाइव एनी इंजरी। इफ नॉट यू टाइटन द सीट बेल्ट, यू विल डाई। जी हाँ, आपकी मौत भी हो सकती है। मतलब इसका ये हो गया, एयर बैग तब निकलती है जब आप लोग सीट बेल्ट को बांध देते हैं। तो इन चीजों को, इन सेफ्टी डिवाइसेस को हम इस्तेमाल ही सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वहां पर टाइम ज्यादा लग सके, टाइम ज्यादा लग सके।
मतलब वहां पर जो मोमेंटम में चेंज आएगी, फोर्स तो लगेगी, टाइम ज्यादा लगेगा तो हमारे ऊपर, बॉडी के ऊपर जो नुकसानात होंगे वो बहुत से कम होंगे। आप इन चीजों को देख सकते हैं मेरी दोनों तरफ से कि भाई वर्क हेलमेट हो गई, उसके साथ साथ मोटरसाइकिल हेलमेट हो गई, बाईसाइकिल हेलमेट हो गई, या स्टायरोफोम हो गया, वो आप इन दोनों साइड से आप देख सकते हैं। क्लियर? आप इस इक्वेशन को अपने माइंड में रख लें, इसकी एक प्रैक्टिस भी करें, और इन एग्जाम्स में ये इक्वेशन आपको दे देते हैं कि भाई मोमेंटम इन द टर्म ऑफ फोर्स किसे कहते हैं। ये हमने ये इक्वेशन को मैथमेटिकल प्रूफ भी किया। आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।